हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लासेस शैडोल में। आज का हमारा टॉपिक गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। पिछली वीडियो में हमने गुप्त साम्राज्य के शासक, गुप्त साम्राज्य के अधिकारी और उनके द्वारा लगाए जाने वाले करों के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य में होने वाली कृषि, कौन कौन सी खेती हुई और खेती की जाने वाली भूमि के प्रकार कौन कौन से थे। तो कृषि का जो अनन्य मालिक था वो राज्य था। इसकी जानकारी हमें पहाड़पुर ताम्रपत्र शिलालेख से प्राप्त होती है। और खेती की जाने वाली जो फसलें थी उनमें गेहूं, चावल, जौ, दाल, गन्ना, तिलहन, मसूर, मटर और भी फसलें थी जिनकी उस समय पर खेती की जाती थी। गुप्त साम्राज्य के दौरान एक महान विद्वान हुए जिनका नाम था वराहमिहिर। इन्होंने फलों के पेड़ को लगाने के लिए विस्तृत सलाह भी लिखी है कि किस फल को कितने टेम्परेचर में, किस मिट्टी पर, किस जगह पर लगाने से वो पेड़ जो है लग जाते हैं। तो वराहमिहिर ने इसके लिए अपना जो है एक मत भी दिया है। कुंवारी भूमि जिसको खेती के तहत लाया गया था। कुंवारी भूमि ऐसी भूमि कहलाती है जिनमें पहले खेती नहीं की गई हो, वो पूरी तरह से जो है खेती मुक्त हो, बंजर भूमि पड़ी हो, उसको बना करके खेती के तहत लाया गया। तो कुंवारी भूमि में खेती की जाने लगी। पुस्तपाल सभी भूमि लेन देन के विवरण रखने के प्रभारी अधिकारी थे। अग्रहार और देवग्रहण जैसे भूमि अनुदान का मतलब नमक और खानों पर भी शाही अधिकारों का हस्तांतरण था। इसकी जो है यह जानकारी हमें मिलती है। भूमि के जो प्रकार थे तो भूमि के 5 प्रकार थे। भूमि के 5 प्रकार, पहला क्षेत्र भूमि, दूसरा खिला, तीसरा वास्तु भूमि, चौथा चारागाह भूमि और 5वां था अपराहत भूमि। अब क्षेत्र भूमि की बात की जाए तो क्षेत्र भूमि मतलब खेती योग्य भूमि, खिला का मतलब बंजर भूमि, वास्तु भूमि का मतलब रहने योग्य भूमि, चरागाह भूमि का मतलब चारागाह भूमि और अपराहत भूमि का मतलब वन भूमि। तो ये 5 प्रकार से भूमि के प्रकारों भूमियों को बांटा गया था। अब बात करते हैं हम भूमि अनुदान और भूमि कार्यभार की। तो भूमि अनुदान और भूमि कार्यभार के बढ़ते अभ्यास ने गुप्त कृषि अर्थव्यवस्था के चरित्र को बदल दिया था। भूमि अनुदान 2 प्रकार के धार्मिक अनुदान थे। पहला अग्रहार जो ब्राह्मणों को दिया जाता था, दूसरा देवग्रह जो मंदिरों और गैर ब्राह्मणों को भी दिया जाता था। भूमि कार्यवाह वेतन के बदले अधिकारियों को दिए जाने वाले धर्मनिरपेक्ष अनुदान थे जिनको भूमि कार्यभार बोला गया। और ये भूमि कार्यभार का पहला पूरा लेखी साक्ष्य उक्का कल्पा शिलालेख से मिलता है। कौन से? उक्का कल्पा शिलालेख से पहला साक्ष्य किसका मिलता है? भूमि कार्यभार का। तो अंडरलाइन कर लेना, इसको नोट कर लेना। उक्का कल्पा शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। गुप्त शिलालेखों में 4 प्रकार के भूमि कार्यकालों के बारे में बताया गया है, जिनमें पहला है निवि धर्म। पहला है निवि धर्म। निवि धर्म का मतलब है ऐसी भूमि जो सदा के लिए दे दी गई हो। दूसरा है निवि धर्म अछायन। निवि धर्म अछायन का मतलब है शाश्वत लेकिन गैर विदेशी, अर्थात गैर विदेशी जो थे उनको जो भूमि अनुदान में दिया गया था उसे निवि धर्म अछायन के नाम से जाना गया। तीसरा अपराध धर्म। अपराध धर्म का मतलब प्रशासनिक अधिकारों के बिना भूमि जो अनुदान में दिए गए थे उन्हें अपराध धर्म कहा गया। और चौथा है भूमि अद्रन्यायक। भूमि अग्रनायक कोष्टक में कर सकते हैं चिद्र न्यायक। चिद्र न्यायक ऐसी भूमि जो पूर्ण अधिकार के साथ लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई कर नहीं लिया जाता था। तो 4 प्रकार के भूमि को बांटा गया था। पहला निवि धर्म, दूसरा निवि धर्म अछायन, तीसरा अपराध धर्म, चौथा भूमि चिद्र न्यायक। अब बात करते हैं हम माइंस की, खनन की। तो गुप्त साम्राज्य में जो खनन थे वो किस तरह के थे? तो बिहार से लौह अयस्क
और राजस्थान से तांबे के समृद्ध भंडार का उपयोग किया गया था। अमर सिंह, वराह मिहिर और कालिदास ने अपनी किताबों में इन खदानों के अस्तित्व का उल्लेख भी किया है। लोग लोहा, सोना, तांबा, टिन, सीसा, पीतल, अभ्रक, कांस, लाल चाक और लाल आर्सेनिक का उपयोग करते थे। धातु विज्ञान में विकास उल्लेखनीय था, जैसा कि महरौली लौह स्तंभ में जो है इसके बारे में बताया भी गया है, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ पहचाना गया था। अन्य विशेष शिल्प सिक्का कास्टिंग, धातु उत्कीर्णन, मिट्टी के बर्तन बनाना, टेराकोटा का काम और लकड़ी की नक्काशी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम व्यापार और वाणिज्य की। तो गुप्त साम्राज्य के दौरान व्यापार और वाणिज्य कैसा था? तो व्यापार की बात करें तो व्यापारी दो तरह के होते थे, एक सृष्टि और दूसरा सार्थवाह। तो याद रखिएगा, व्यापारी दो प्रकार के थे, सृष्टि और सार्थवाह, और दोनों का जो है काम अलग अलग था, सृष्टि और सार्थवाह दोनों का। सृष्टि एक स्थान पे बस गए थे और धन के आधार पे अपने पद का आनंद लेते थे, वहीं सार्थवाह कारवा व्यापारी थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाते थे। व्यापारिक वस्तुओं की बात करें तो इस समय काली मिर्च, चंदन, हाथी, घोड़े, लोहा, तांबा, सोना आदि थे। और कई बंदरगाहों ने व्यापार की सुविधा भी प्रदान की, जिसमें सबसे फेमस है कैलिना बंदरगाह, जो वर्तमान का कल्याण है, चोल बंदरगाह, माले बंदरगाह, मंगलौर बंदरगाह, सलोपटाना बंदरगाह, नलोपटाना बंदरगाह और पंडोपटाना बंदरगाह। इस समय के व्यापार की सुविधा प्रदान करने के लिए इतनी जगह पे ये बंदरगाह बनाए गए थे, जिनमें कैलिना, कल्याण, चोल बंदरगाह, माले बंदरगाह, मंगलौर बंदरगाह, सलोपटाना, नलोपटाना और पंडोपटाना। खायान जो चीनी यात्री थे, बंगाल में ताम्रलिप्ति जो शिलालेख है उसमें उन्होंने उल्लेख भी किया कि पूर्वी तट में व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसे जो है व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। भारतीय सामान जो व्यापार किया गया था उनमें दुर्लभ मोती थे, दुर्लभ रत्न थे, बढ़िया वस्त्र थे और इत्र, और चीन से जो है रेशम भी मंगाया जाता था इन्हीं मार्गों के तहत। अब किसानों के अलावा गांवों में कुछ अन्य समूह भी थे, जैसे बढ़ाईगिरी करने वाले, कटाई और बुनाई, बर्तन बनाने वाले, तेल निकालने वाले, सुनार, पशुपालन करने वाले और भी जो है व्यापारी अपना व्यवसाय करते थे। इन सभी समूहों ने स्थानीय संसाधनों या निकायों का गठन किया, जो गांव के मामलों की भी देखभाल करते थे। तो उन्होंने क्या किया है, स्थानीय संस्थानों और निकायों का गठन भी किया। अब बात करेंगे मंडल की। मंडल का क्या कार्य होता था गुप्त साम्राज्य में? तो गुप्त काल के दौरान मंडल प्रणाली व्यापारियों और निर्माताओं के लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। अधिकांश व्यापार विभिन्न मंडल के एकाधिकार नियंत्रण में था। उनके अपने नियम और कानून थे, यहाँ तक कि उन्हें राजनैतिक और धार्मिक विशेषाधिकार भी प्राप्त रहे हैं। मंडल कस्बों और शहरी केंद्रों के आभासी प्रशासक भी बन गए थे। इन्होंने परमार्थ के लिए भारी योगदान दिया था। मंदसौर का जो तांबे का स्तंभ शिलालेख है, इसमें जो सूर्य मंदिर की मरम्मत कराई गई वो बुनकर मंडल के द्वारा कराई गई थी, ऐसी जानकारी जो है इससे प्राप्त होती है। और मंदसौर के हाथी दांत मंडल ने सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों में से एक का निर्माण में योगदान भी दिया था। तो ये क्या करते थे, मंदिरों के परमार्थ सेवा में जो है ये भारी दान भी देते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के सिक्कों की। गुप्त साम्राज्य के सिक्कों के बारे में, तो गुप्त राजाओं ने संस्कृत में पौराणिक कथाओं के साथ अच्छी तरह से निष्पादित सोने के सिक्के जारी किए। दिनार के नाम से जाने जाने वाले ये सिक्के ज्यादातर उत्तर भारत में पाए जाते रहे। अग्रभाग में शासक राजा को विभिन्न मुद्राओं में दर्शाया, आमतौर पर मार्शल आर्ट की मुद्रा में। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों के दिलचस्प उदाहरण ये हैं कि इन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया, एक तार वाला वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया। गुप्त सिक्कों के पश्च भाग में धार्मिक प्रतीक है, जो राजाओं की धार्मिक संबद्धताओं को भी दर्शाता है। क्लियर है?
शुरुआती गुप्त सिक्कों को समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त के द्वारा जो है बनाए गए थे, ढाले गए थे, चलाए गए थे। और इनके सिक्के अक्सर राजवंशी उत्तराधिकार के साथ साथ महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को याद करते हैं। विवाह गठबंधन, घोड़े का बलिदान, चंद्रगुप्त प्रथम के समय राजा और रानी के प्रकार के सिक्के, अश्वमेध प्रकार के सिक्के जो है चलाए गए। या उस मामले के लिए शाही सदस्यों जैसे गीतकार, तीरंदाज, सिंह हत्यारा की कलात्मक और व्यक्तिगत उपलब्धियां भी उन सिक्कों में छापी गई। स्कंदगुप्त के शासनकाल के उत्तरार्ध में सोने के सिक्कों का धात्विक शुद्धता में गिरावट आई थी। मतलब उनके समय के सिक्के जो सोने के थे वो खराब क्वालिटी के रहे। किसके? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। गुप्ताओं ने चांदी के सिक्के भी जारी किए, लेकिन उनके समय में तांबे के सिक्के मिलना जो है बहुत मुश्किल है। अभी तक जो है तांबे के बहुत कम सिक्के प्राप्त हुए खुदाई के दौरान। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के समय। चंद्रगुप्त प्रथम के समय किस प्रकार के सिक्के चलाए गए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम के समय कुमार देवी प्रकार के सिक्के चलाए गए। याद रखिएगा, कुमार देवी प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम के समय चलाए गए। इसमें चंद्रगुप्त और कुमार देवी राजा रानी प्रकार के सोने के सिक्के गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के बीच वैवाहिक गठबंधन के बारे में बताते हैं। इन सिक्कों में चंद्रगुप्त और उनकी पत्नी कुमार देवी को अग्रभाग पर उत्कीर्ण किया गया और पीछे की ओर एक बैठी हुई देवी हैं जिन्हें किवंदती लिच्छवैया यानी लिच्छवी देवी के रूप में बताया गया है। दूसरे हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को धनुर्धारी, समुद्रगुप्त को धनुर्धारी, वीणा बजाते हुए, आर्चर और गरुड़ के साथ में बताया गया है, जो ये समुद्रगुप्त के समय के सिक्के रहे हैं। फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय। उनका सिक्के अश्वरोही, छत्रहरी, चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के रहे हैं। कुमारगुप्त गजारोही, खड़गधारी, सिंह निहंता, खंग निहंता और कार्तिकेय प्रकार के सिक्के थे। स्कंदगुप्त के सिक्कों के प्रकार तीरंदाज, सिंह हत्यारा, तलवारबाज और घुड़सवार रहे। तो याद रखिएगा कि सभी राजाओं के अलग अलग जो है चिन्ह रहे हैं और इन चिन्हों को पेपर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त के कौन किस प्रकार के सिक्के थे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, तो सभी के अलग अलग प्रकार के सिक्के चिन्हित किए गए और पता लगाया गया कि कौन से सिक्के किस राजा के शासनकाल का रहा है। क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे गुप्त काल के दौरान समाज कैसा था। गुप्त काल के दौरान समाज कैसा था? तो गुप्त काल के दौरान जो समाज की स्थिति वो बहुत बढ़िया थी। इन्होंने इस समय गुप्ताओं ने, जो गुप्त राजा थे, उन पर ब्राह्मणों ने काफी प्रभाव डाला और जिस तरह से उन्होंने राजाओं और अन्य लोगों से भूमि और अन्य विशेषाधिकार प्राप्त किए, उससे यह साफ होता है कि राजाओं, अधिकारियों और अन्य लोगों ने न केवल व्यक्तिगत ब्राह्मणों को भूमि दी, बल्कि ब्राह्मणों के बड़े समूहों को दूर दराज के क्षेत्र से आने और वहां बसने के लिए भी निमंत्रित किया। इस प्रकार ब्राह्मण बस्तियों की संख्या में वृद्धि होने लगी, जिन्हें विभिन्न रूप से ब्रह्मादिया अग्रहार कहा जाता था। इन्हें ब्रह्मादिया अग्रहार के नाम से जाना जाता था और पुकारा जाता था। और यहीं से वन विभाजित सामाजिक व्यवस्था के विचारों में और गतिविधि और ज्यादा फैलना शुरू हुआ और जातियों और उपजातियों की संख्या में वृद्धि होती है। आदिवासियों और विदेशियों का उस समय बड़े पैमाने पर अवशोषण हुआ। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो कात्यायन के अनुसार महिलाएं अपनी अचल संपत्ति और श्रीधन को बेच भी सकती थी और गिरवी भी रख सकती थी। महिलाओं को भूमि संपत्ति में हिस्सा मिला, लेकिन बेटियों को जमीन विरासत में नहीं दी गई। ब्राह्मण ग्रंथों ने उन मानदंडों को निर्धारित किया जिनका महिलाओं से पालन करने की उम्मीद की गई थी और महिलाओं से अपेक्षा की गई थी। ठीक है, परिवार में महिलाओं को मुख्य रूप से एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श मां के रूप में कार्य करने की उम्मीद की गई थी कि महिलाएं जो है इस तरीके से रहेंगी, रहन सहन उनका रहेगा। अगर बात करें हम सती प्रथा, तो इस समय सती प्रथा के साक्ष्य मिला और ऐसा साक्ष्य जो लिखित साक्ष्य मिला है।
तो भानुगुप्त जो 510 ईस्वी में शासन कर रहे थे, तो उनका एक एरन शिलालेख जो सागर में स्थित है, वहां पे उनका एक सेनापति थे गोपराज। तो गोपराज उस युद्ध में मारे जाते हैं और मरने के बाद में उनकी पत्नी के द्वारा सती प्रथा अनुसरण किया जाता है। तो कामसूत्र में इनको सती अनुमरण के रूप में संदर्भित किया गया। याद रखिएगा कि भानुगुप्त के जो सेनापति और मित्र भी थे गोपराज, उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने क्या किया था, सती प्रथा का अनुसरण किया था। इसकी जानकारी एरन अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। क्लियर है? इस अवधि के दौरान पहली बार देवदासी प्रणाली भी विकसित हुई। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो कालिदास की रचनाओं में देवदासियों के साहित्यिक संदर्भ जो है देखने को मिलते हैं। बाल विवाह प्रचलित थे। इस समय के पुराणों में यह बताया गया कि दुल्हन की जो आदर्श आयु है दूल्हे की 1/3 होगी। विधवा पुनर्विवाह पर वर्जना मौजूद था। कामसूत्र में बताया गया कि पुनर्भू को कभी सम्मान नहीं किया गया। मतलब जो पुनर्विवाहित विधवा स्त्रियां रही हैं, अगर उन्होंने विवाह कर लिया तो उनको कभी सम्मान नहीं दिया गया, किसी ने उनको सम्मानित नहीं किया। किसान कृषिदास की स्थिति में सिमट गए। किसान जो थे वो एक दास बन गए। खेती तो करते थे लेकिन उनकी जमीनें जो है ब्राह्मणों को दे दी गई, अधिकारियों को दे दी गई, तो सिर्फ वो किसी के गुलाम ही रह गए। सामाजिक जीवन का एक और पहलू यह था कि अमीर शहरवासियों और गांव में रहने वाले लोगों के जीवन के तरीकों के बीच एक बड़ा अंतर मौजूद हो गया। आदर्श नगर निवासी नागरिक यानी जो शहरों में रहते थे, वो अपनी समृद्धि के कारण आनंद और परिष्कृत संस्कृति को जीवन जीते थे और गांव के लोगों की बहुत दयनीय दशा हो गई। बात करें गुप्त साम्राज्य के दौरान धर्म की, तो इस अवधि में ब्राह्मणवादी विचारधारा का समेकन हुआ और संस्कृत को शाही शिलालेखों की भाषा के रूप में स्थापित किया गया। हिंदू धर्म ने गुप्त युग में अपना वर्तमान आकार भी प्राप्त किया। शक्ति पंथ ने दुर्गा, पार्वती और लक्ष्मी जैसी देवी देवताओं को जन्म दिया। तांत्रिकवाद लोकप्रिय हो गया। 4वीं शताब्दी ईस्वी तक भगवत गीता को संकलित किया गया, जिसमें भगवान कृष्ण की भक्ति पर भी जोर दिया गया था। इस अवधि के दौरान लोगों ने हरिहर मतलब शंकर और विष्णु जी मिश्रित देवताओं की पूजा करना शुरू कर दिया, जो आंशिक रूप से शिव थे और आंशिक रूप से विष्णु थे। भागवतवाद और बौद्ध धर्म को दशावतार अवधारणा के माध्यम से हिंदू धर्म में आत्मसात किया गया था। दशावतार जो है सामने आए, विष्णु जी के 10 अवतारों को जो है बताया गया, जिसमें मत्स्य अवतार, जिसमें मछली के अवतार के रूप में उन्हें बताया गया है। कूर्म अवतार कछुए का अवतार जो उन्होंने लिया था। वराह अवतार जो सुअर का अवतार लिया, जहां पर पृथ्वी को रख करके वो समुद्र से वापस लाए थे। नरसिम्हा अवतार, वामन अवतार जिन्हें गौना अवतार भी कहा जाता है, जिन्होंने राजा बलि को 3 पग से अपनी धरती पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया था। परशुराम अवतार जो परशुरूपी राम है। राम का अवतार जो समुदाय में रहने वाले भगवान है, तो राम का अवतार। कृष्ण अवतार, बुद्ध बलराम अवतार और कल की अवतार जो भविष्य में अवतार होना है, शक्ति के अवतारक हैं कल की अवतार। इन अवतारों को दशावतार के रूप में इसी समय पे शामिल किया गया। गुप्त बौद्ध धर्म के प्रति धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। ये जानकारी फाहियान और ह्वेनसांग के विवरण में मिलती है। मूर्ति पूजा आम हो गई थी और गरुड़ गुप्ताओं के प्रतीक हो गए थे। इस समय षट दर्शन से संबंधित प्रसिद्ध दार्शनिक भी उपस्थित थे। याद रखिएगा, षट दर्शन जिनमें पहला है सांख्य। सांख्य षट दर्शन के जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे उनका नाम था ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण ये 4वीं शताब्दी में 4वीं ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान इन्होंने रहे हैं और ये सांख्य षट दर्शन के रचयिता भी हैं। दूसरे हैं न्याय, दूसरा है षट दर्शन न्याय, और न्याय के जो रचयिता है, रचनाकार हैं, उनका नाम है बख्शी लो स्वामी। बख्शी लो स्वामी वात्स्यायन। तो न्याय
षट दर्शन के जो रचयिता थे बख्शिलो स्वामी वात्स्यायन, ये भी 4वीं ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के दौरान के ही दार्शनिक माने जाते हैं। तीसरे हैं वैशेषिक। तीसरी जो रचना है षट दर्शन की वैशेषिक, और वैशेषिक के रचनाकार हैं प्रस्थपद। प्रस्थपद इनकी रचना है 6वीं ईस्वी की। चौथा षट दर्शन है योग। चौथा षट दर्शन योग है, और योग के जो रचनाकार हैं वो है व्यास, और व्यास ने 7वीं ईस्वी में 7वीं शताब्दी ईस्वी में इसकी रचना की थी। पांचवा षट दर्शन है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, और पूर्व मीमांसा के जो रचनाकार हैं वो हैं सबरी स्वामी। सबरी स्वामी, और इन्होंने जो रचना की है वो 7वीं शताब्दी में की है। और छठवां जो षट दर्शन है उसका नाम है उत्तरा मीमांसा। उत्तरा मीमांसा, और उत्तरा मीमांसा के जो रचनाकार हैं उनका नाम है गौड़पद, और इन्होंने इसकी रचना की है 6 से 7 ईस्वी में इन्होंने रचना की। तो षट दर्शन की बात करें जिनमें पहला है सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये गुप्त काल के दौरान जो है इनकी रचना की गई है, और दार्शनिक जो है इन्हीं के शासन काल के दौरान रहे। आगे बात करेंगे हम गुप्त काल की कला और संस्कृति। तो गुप्त काल की कला और संस्कृति की बात करें तो गुप्त कला 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान जो है हुई है, और गुप्त कला एक उच्च सौंदर्य बोध और अनुशासन द्वारा चिन्हित की गई थी। इस अवधि के दौरान बौद्ध कला के मुख्य केंद्र उत्तर में मथुरा, समत और नालंदा थे। सुल्तानगंज में बुद्ध की जीवन आकार की कांस्य छवि पाई गई थी। मंदिर वास्तुकला का विकास हुआ। देवघर में नारा नारायण मंदिर और दशावतार मंदिर का निर्माण कराया गया। इस अवधि की मूर्तियों ने मथुरा और गांधार आर्ट से अपनी शैली और प्रवृत्ति प्राप्त की थी। उदयगिरी चट्टानों को काटकर गुफाओं में विष्णु की मूर्तियां बनाई गई। धमेक स्तूप बनाए गए। भीतरगांव अजंता में बौद्ध गुफाएं बनाई गई। अहिछत्र और देवगढ़ में दशावतार मंदिर का निर्माण किया गया। गुप्ताओं की कुछ कलात्मक विशेषताएं भी रही हैं, जिनमें प्रचुर रूप से सजाया गया प्रभा मंडल गुप्त आकृति की कला की एक और विशेष विशेषता। ध्यान मुद्रा ने गुप्त काल के बुद्ध और बोधिसत्व आकृतियों को सबसे आकर्षक चिन्हित किया। गुप्त आकृतियों को विस्तृत नक्काशेदारी सजावटी विवरणों के साथ उकेरा गया था, जो दिव्य आकृतियों को देखने में बहुत खास बनाते थे। गुप्त मूर्तियों की जो आंखें थी वो खूबसूरती से आधी बंद है और यौगिक मुद्रा में है। चेहरा आमतौर पर तेज विशेषताओं के साथ अंडाकार आकार का होता था। वस्त्र विन्यास हल्की होती थी जो शरीर में चिपकी होती थी। सुल्तानगंज से कांस्य बुद्ध की छवि और धनेसर केढ़ा से भी एक साथ भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पाए गए, जो गुप्त कला की उत्कृष्टता को दिखाते हैं। गुप्त कला के उदाहरणों की बात करें जिसमें सारनाथ में खड़े हुए बुद्ध हैं, यह एक विशिष्ट आंकड़ा और गुप्त कला की एक उत्कृष्ट कृति भी है। यह राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित करके रखी गई है। बड़ा प्रभामंडल एक महान दृश्य का प्रभाव देता है। सारनाथ में समान विशेषताओं की कई कम आकार की छवियां पाई गई, उन्हें भीगे बुद्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया। इन आंकड़ों की शक्ल ऐसी है कि अभी भी पानी से निकले। यह सीकरी के भूरे बलुआ पत्थर से बना हुआ। उपदेश भाव में बुद्ध की मूर्ति पाई गई है। चुनार बलुआ पत्थर से बना ये विराजमान बुद्ध समत संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। बुद्ध एक उपदेशात्मक प्रवृत्ति में है, जिन्हें धर्म चक्र मुद्रा के नाम से जाना जाता है। उनके कपड़ों को केवल पहनावा के माध्यम से सुझाया जाता है। प्रभामंडल में एक विशेष नक्काशी है जिसे सिंहासन पर खूबसूरती से दोहराया जाता है। प्रभामंडल के किनारे पर उड़ने वाली विधा में दो गंधर्व बुद्ध की स्वर्गीय स्थिति का सुझाव देते हैं। एक जगह देखने को मिलता है देवी गंगा नदी। ये गुप्त काल की विशेष महिला आकृति है। बाद में मंदिरों के द्वार के किनारे गंगा और यमुना की छवियों में पूरे भारत में आम हो गई। पानी में अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए मगरमच्छ पर खड़ी होती है। आंकड़ा अधिक यथार्थवादी और त्रिभंग में खड़ा है।
पूरा पैनल एक कलात्मक रचना का एक अच्छा उदाहरण है। एक जगह मिला है जिसमें झुके हुए विष्णु हैं अनंत साई के रूप में। इसमें यह बताया गया जो दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, यहाँ भगवान विष्णु त्रिमूर्ति में से एक को कई फनों के साथ एक विशाल नाग पर लेटे हुए रूप में चित्रित किए गए। यह विश्व व्यवस्था के संरक्षक हैं और इसके निष्पादन की योजना बनाते हैं। उनके आसपास की दुनिया क्रियाशील में है। विष्णु की गर्भनाल से उठने वाले ब्रह्मा खगोलियों से जुड़े हुए हैं। चरम कोने पर और खगोलीय लोगों के समूह के नीचे बैठी लक्ष्मी विष्णु के निवास स्थान की रक्षा कर रही हैं। यह विष्णु प्रसंग की एक शास्त्रीय प्रस्तुति है। कलाकार ने ऊपरी, मध्य और निचली पंजिका के सभी आकृतियों की रचना की है। यह मूर्ति कला में हिंदू प्रसंग के लिए पहला और सबसे अच्छा उदाहरण। क्लियर है? अब बात करेंगे हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की, जिनमें पहले फेमस नवरत्न थे कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम के रचनाकार हैं। ये कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। दूसरे नवरत्न है अमर सिम्हा वही जिन्होंने अमरकोश लिखा और ये कवि और संस्कृत के कोशकार भी थे। तीसरा नाम है वराहमिहिर, जिन्होंने फलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी पेड़ लगाने के लिए। तो ये पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं। गणितीय खगोल विज्ञान पर इन्होंने ग्रंथ लिखा पंच सिद्धांतिका। इन्होंने बृहद संहिता भी लिखा जो बादल और ज्योतिष और ग्रहों की चाल के बारे में बताते हैं। और इन्होंने वैदिक ज्योतिष भी लिखा जो बृहद जातक के नाम से फेमस हुई। अगले हैं धन्वंतरी। चंद्रगुप्त के नवरत्नों में अगला नाम आता है धन्वंतरी का। धन्वंतरी आप जानते हैं कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक रहे हैं। अगला नाम है घटकपारा मूर्तिकला और वास्तुकला के एक विशेषज्ञ थे। अगले हैं शंकु। छठवें है शंकु वास्तुकला के आधार पर इन्होंने शिल्प शास्त्र लिखा। क्या लिखा है? शिल्प शास्त्र। फिर सातवें है कहपनक। अब ये कहपनक जो थे वो ज्योतिष के आधार पर ज्योतिष शास्त्र की उन्होंने रचना की थी। आठवें है वररुचि। प्राकृत भाषा का उन्होंने व्याकरण लिखा। और नौवें थे वेताल भट्ट। नौवें जो रत्न है उनका नाम है वेताल भट्ट। वेताल भट्ट ने संगीत पर मंत्र शास्त्र लिखा। तो इस प्रकार से गुप्त शास्त्रों में चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के यहाँ पे मैंने नाम लिख दिए हैं, तो आप उसको रोक करके लिख सकते हो। ठीक है? और ये भी आप वीडियो रोक करके ये भी पढ़ सकते हैं किसने कौन सी रचना रची है। अब बात करें हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या कौन से विकास हुए इस समय। तो शून्य के सिद्धांत का आविष्कार और दशमलव प्रणाली का विकास इस समय हुआ। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियम लिखा। उन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है। वाराहमिहिर द्वारा बृहद संहिता भूगोल, खगोल विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का एक विश्वकोश लिखा। ब्रह्मगुप्त ने यह बताया कि चीजें प्रकृति के नियम से पृथ्वी पर गिरती। गुरुत्वाकर्षण नियम बताने वाले कौन है? ब्रह्मगुप्त हैं। गुप्त यूनानियों से पहले परमाणुओं और अणुओं की कला भी जानते थे। चिकित्सा के उद्देश्य से लिए गए धातु की तैयारी और वराहमिहिर द्वारा पारा और लोहे का उपयोग के बारे में भी बताया है। इसमें एक और नाम आता है जिनका नाम है नब्यूनिकम। इन्होंने व्यंजन, सूत्रीकरण और नुस्खे बताए। और पलक सप्त द्वारा हस्तायुर्वेद लिखा गया जो पशु चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। उन्होंने जो है इस चिकित्सा विज्ञान में प्रगति की। ज्योतिष विज्ञान खगोल विज्ञान से संबंधित है। इसमें नई और पूर्णिमा की स्थिति का आकलन करने के नियम शामिल हैं। और एक और विद्वान थे जिनका नाम था सुलवा सूत्र। उन्होंने जो है ज्यामिति के ज्ञान की व्याख्या की। बात करें साहित्य की तो महर्षि पणिनि द्वारा अष्टाध्यायी और पतंजलि द्वारा महाभाष्य पर आधारित
संस्कृत व्याकरण लिखा गया। अमर सिम्हा द्वारा अमरकोश। चंद्रभौमियों ने व्याकरण पर एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम चंद्र व्याकरणम था, याद रखिएगा। गुप्त काल के आर्यदेव और आर्य असम सबसे उल्लेखनीय बौद्ध लेखक भी हैं। आर्यदेव और आर्य असम गुप्त काल के बौद्ध लेखक हैं। तर्क पर पहला बौद्ध कार्य किसने किया था? वासुबंध ने किया था। तो वासुबंध द्वारा रचित किया गया क्या? तर्क पर पहला बौद्ध कार्य। विमल जिन्होंने रामायण का जैन संस्करण की रचना की। सिद्धसेन दिवाकर ने जैनों के बीच तर्क की नींव रखी। सुरसेनी अर्धमागधी आदि का यहाँ इस समय विकास हुआ। आगे बात करेंगे हम फाहयान की यात्रा की, जो चंद्रगुप्त के समय पे आए थे। तो फाहयान 5वीं शताब्दी से भारत आए थे। इन्होंने गुप्त युग में भारत में स्थितियों का वर्णन किया। इनका जो लेख है फोगु ओजी का अर्थ बौद्ध राज्यों का लेख है। वे भारत से बौद्ध पांडुलिपियों को इकट्ठा करने के उद्देश्य से भारत आए थे। 9 साल यहाँ रुके थे और यहाँ पर रह करके उन्होंने जो है पूरा का पूरा वृत्तांत अपनी किताब में बताया है। उन्होंने गंगा घाटी को ब्राह्मणवादी भूमि कहा। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि चांडाल बस्तियों को बाहरी इलाके में बहुत दयनीय परिस्थितियों में ये रहते थे और इन्हें समाज से अलग कर दिया गया है। तो ये फाहयान ने अपने पुस्तकों में, अपनी किताब में ये सारी बातें लिखी हैं। अब बात करते हैं गुप्त शासकों के शिलालेखों की। तो जो गुप्त शासकों के शिलालेख थे, इनमें समुद्रगुप्त की अगर बात करें, समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त का सबसे फेमस शिलालेख मिला है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख संस्कृत में हरिसेन द्वारा लिखा गया। अशोक के कोसम स्तंभ शिलालेख पर लिखा गया, जो समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व और विजय की महिमा करता है। बाद में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद इसको स्थानांतरित कर दिया। दूसरा है एरन शिलालेख। एरन शिलालेख, एरन शिलालेख की अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त की इसमें सैन्य विजय के बारे में बताया गया है। तीसरा है नालंदा ताम्रपत्र। नालंदा ताम्रपत्र, नालंदा ताम्रपत्र में पहली बार अग्रहार का उल्लेख करते हुए ब्राह्मण को दिया गया भूमि घोषणा पत्र उसमें मेंशन किया गया है। चौथा है गया ताम्रपत्र। गया ताम्रपत्र अभिलेख, इसमें श्रीलंका के शासक मेघवर्मा द्वारा निर्मित गया बौद्ध मठ को भूमि अनुदान देने का जो है इसमें उल्लेख किया गया है। तो ये सब समुद्रगुप्त के टाइम के हैं। दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय के शिलालेख। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का जो शिलालेख है मेहरौली, मेहरौली लौह स्तंभ शिलालेख है। मेहरौली लौह स्तंभ शिलालेख, इसमें यह बताया गया कि यह संभवतः मथुरा में जारी किया गया, बाद में दिल्ली के तोमरों या दिल्ली सुल्तानों द्वारा महरौली में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो अब कुतुब उल इस्लाम के आंगन में पाया जाता है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय की एक प्रशस्ति है जो संस्कृत में सिंधु से परे और उज्जैन के शकों के खिलाफ उनकी सैन्य विजय के बारे में बताई गई है बातें। अगला है स्कंदगुप्त का शिलालेख। स्कंदगुप्त के शिलालेख, तो स्कंदगुप्त का जो शिलालेख है पहला है जूनागढ़ शिलालेख। जूनागढ़ शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रनंदन के शिलालेख की निरंतरता के बारे में बताता है। दूसरा है भिटारी शिलालेख। भिटारी शिलालेख, इस शिलालेख में खोरो सहित गुप्तों के दुश्मन के बारे में बताया गया है। तीसरा है इंदौर पत्थर स्तंभ शिलालेख। इंदौर पत्थर स्तंभ शिलालेख, इंदौर पत्थर स्तंभ शिलालेख में भूमि घोषणा पत्र उप सामंत के बारे में बात करता है, जिसके बारे में बताया गया है। अगले हैं बुद्धगुप्त। तो बुद्धगुप्त का पहाड़पुर शिलालेख है। इसमें भूमि घोषणा पत्र, भूमि के शाही स्वामित्व के बारे में बताया गया है। अगला है भानुगुप्त, इसमें सती प्रथा का पहला पूरा लेखी प्रमाण मिलता है। अब बात करें हम गुप्ताओं के पतन की। तो गुप्ताओं का पतन कैसे हुआ? तो गुप्ताओं का पतन का जो पहला कारण है वो है हुणों का आक्रमण। कुमारगुप्त प्रथम के समय में उत्तर पश्चिम
शिवाओं को एक मध्य एशियाई जनजाति जिसे हूणों द्वारा, हूण नाम से आया जाता है, तो हूणों द्वारा क्या कर दी गई, खतरे में डाल दी गई। वे सफलतापूर्वक विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ते गए। उत्तर पश्चिम में, उत्तरी और पश्चिमी भारत में शासन के आधारित स्थापत्य अपना धारण करना शुरू कर दिया। उन्होंने वित्तीय पलायन के कारण बनाए और 6वीं शताब्दी ईस्वी तक हूणों ने गुजरात, पंजाब, मालवा और गांधार पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार हूणों हमलों ने गुप्त प्राधिकरण को विशेष रूप से साम्राज्य के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में एक बड़ा झटका दिया। तो ये कारण था गुप्ताओं के पतन का। पहला कारण है हूणों का आक्रमण। दूसरा है प्रशासनिक गिरावट। जैसा कि आप सभी तक जान चुके होंगे, यहाँ पर जो राजा थे तो विजित क्षेत्रों में गुप्ताओं द्वारा अपनाई गई नीति स्थानीय प्रमुखों या राजाओं के अधिकार को बहाल करने के लिए थी, जब इन्होंने गुप्त आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। वास्तव में इन क्षेत्रों पर सख्त और प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे। इसलिए स्वाभाविक था कि जब भी गुप्त साम्राज्य के भीतर उत्तराधिकार या कमजोर राजशाही का संकट होता तो ये स्थानीय प्रमुख खुद को स्वतंत्र अधिकार से बाहर कर देते थे, खुद को अपना स्वतंत्र शासक घोषित कर देते थे। इसने लगभग हर गुप्त राजा के लिए एक समस्या पैदा की जिसे अपने अधिकार को मजबूत करना था। 5वीं शताब्दी के अंत और 6वीं शताब्दी की शुरुआत में कमजोर गुप्त सम्राटों का लाभ उठाते हुए कई क्षेत्रीय शक्तियों ने अपने अधिकार का फिर से दावा किया और नियत समय में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके अलावा शरणांत प्रणाली, जिसमें सामंत या मामूली शासक जिन्होंने केंद्रीय प्राधिकरण के अधीनस्थों के रूप में शासन किया था, इन्होंने गुप्त काल में खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया और यह कारण ही माना गया क्योंकि गुप्ताओं का प्रशासनिक ढांचा ढीला हो चुका था। तीसरा आर्थिक गिरावट। तीसरा पतन का कारण है आर्थिक गिरावट। ये तर्क दिया गया कि गुप्ताओं ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान जारी की। इस प्रक्रिया में राजस्व और प्रशासनिक अधिकारी को लाभार्थी के पक्ष में आत्मसमर्पण कर दिया गया। इस प्रकार सोने के सिक्कों का गायब होना आर्थिक गतिविधियों में गिरावट को दर्शाता है। भूमि अनुदान देने की प्रथा के कारण बड़ी स्थायी सेना को बनाए रखने के लिए पर्याप्त राजस्व नहीं मिला। पश्चिमी क्षेत्र के नुकसान के कारण व्यापार से आय का नुकसान हुआ और ये बना इनके पतन का कारण। तो हूणों का आक्रमण, प्रशासनिक ढांचा और आर्थिक गिरावट जो इनकी सही नहीं रही, जिस वजह से गुप्ताओं का धीरे धीरे पतन हो गया और हूणों ने जो है यहाँ पर कब्जा कर लिया और वाकाटक शासकों का भी यहाँ पर कब्जा हो गया। तो गुप्त साम्राज्य यहीं से समाप्त होता है। अब थोड़ी सी बात हम करेंगे हूणों के बारे में। हूण कौन थे? काफी अभी बीच में हूणों का आक्रमण। तो ये मध्य एशियाई जनजातियों का समूह था। 5वीं शताब्दी के अंत और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिंदू कुश पर्वत के खैबर दर्रे के माध्यम से उन्होंने भारत में प्रवेश किया था। 485 ईस्वी तक उन्होंने मध्य भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। बाकी इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, गुप्त साम्राज्य यहीं समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ टारगेट क्लासेस शहडोल में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।